मेरा नाम किरण है। इंजीनियरिंग के इस तीसरे साल में हॉस्टल ही मेरा ठिकाना था। लेकिन सच कहूं तो छुट्टियों के बाद घर से वापस इन बेरंग दीवारों के बीच आना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। माँ के हाथ के खाने का स्वाद अभी भी जुबान पर था और घर का वो सुकून आंखों में। पर सामने फिर से वही किताबों का ढेर और सुनसान कमरा था। हॉस्टल की वो पुरानी इमारत, जिसकी दीवारों की पपड़ियां अब झड़ने लगी थी, हमेशा से ही थोड़ी उदास लगती थी। पर उस रात वहां कुछ और ही महसूस हो रहा था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी महक वहां फैली हुई थी, जैसे कोई पुरानी चीज बहुत समय से बंद पड़ी हो। मैंने खिड़की खोली तो बाहर काली रात और ठंडी हवाओं ने मेरा स्वागत किया। आसमान में बादल आधे चांद को ढके हुए थे, मानो वह भी चुपचाप खड़े मेरे अकेलेपन और मेरे साथ होने वाली किसी अनहोनी को देख रहे हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे पास के कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मैं अपनी मेज पर बैठा पढ़ाई में मन लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हमारे वार्डन की भारी आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी, जिसने पूरे कॉरिडोर के सन्नाटे को एक झटके में चीर दिया। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज रात 10 बजे कॉलेज ग्राउंड में एक स्पेशल लेट नाइट मूवी शो आयोजित किया जा रहा है। सभी सादर आमंत्रित हैं। वार्डन की घोषणा खत्म होते ही पूरा हॉस्टल शोर से भर गया। कमरों के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे, लड़कों के चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगी। मेरे लिए भी यह एक राहत की बात थी। अकेले कमरे में बैठकर घर की यादों में खोने से बेहतर था कि मैं बाहर निकलूं। मैंने अपनी किताबें समेटी, चेहरे पर थोड़ा पानी मारा और अपनी पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर नीचे की तरफ भागा। जब मैं कॉलेज ग्राउंड पहुंचा तो वहां का नजारा बदला हुआ था। बड़े से प्रोजेक्टर पर फिल्म शुरू होने की तैयारी थी। लड़कों की भीड़, चिप्स के पैकेटों की आवाज और बॉयज हॉस्टल वाली वो बेफिक्र मस्ती। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर भीड़ इतनी थी कि बैठने की जगह ही नहीं बची। मैं अपनी कुर्सी लेकर सबसे आखिरी कतार में चला गया, जहां रोशनी कम थी और पेड़ की परछाई जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, एक बहुत ही अजीब बदलाव आया। जो लड़के अभी 1 मिनट पहले तक सीटियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, वे अचानक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत हो गए। पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी ने आवाज पर म्यूट बटन दबा दिया हो। हजारों लड़कों की मौजूदगी के बावजूद वहां इतना सन्नाटा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिल्म के पात्र पर्दे पर बोल रहे थे, पर भीड़ का वो सन्नाटा डरावना था। मैंने अपने पास बैठे एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा। भाई, ये सब इतने शांत क्यों है? लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, वह बस पर्दे की ओर एकटक देखता रहा। तभी फिल्म के खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे कि मेरी जेब में मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम था राजेश। राजेश मेरा बचपन का दोस्त था। हम एक ही गांव से थे और यहाँ कॉलेज में भी साथ आए थे। मुझे याद आया कि वह आज फिल्म देखने नहीं आया था। मैंने कॉल उठाया। हेलो भाई किरण, यार तू कहाँ है? जल्दी मेरे कमरे के पास आ जा, मुझे यहाँ कुछ बहुत अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। राजेश ने घबराते हुए बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह किसी चादर के अंदर छिपकर बोल रहा हो। उसकी आवाज में वो कंपी थी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अरे भाई, तू डरा क्यों रहा है? पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरे में रुका था ना? आ जा, यहाँ फिल्म खत्म होने वाली है, मैंने राजेश को कहा। नहीं किरण, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, वह फुसफुसा रहा है। प्लीज आ जा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कॉल अचानक कट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। राजेश कोई डरपोक लड़का नहीं था। अगर वह इस तरह बात कर रहा था तो वाकई कुछ गड़बड़ थी। मैं अपनी कुर्सी वहीं छोड़कर बिना किसी को बताए हॉस्टल की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो हजारों छात्र अभी भी उसी मुर्दा खामोशी के साथ फिल्म देख रहे थे। किसी ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कैंपस की लाइटें कुछ धुंधली लग रही थी। जैसे जैसे मैं हॉस्टल की मुख्य इमारत के पास पहुंच रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। हॉस्टल का मुख्य गेट आधा खुला हुआ था और वॉचमैन अपनी कैबिन में नहीं था। पूरा कैंपस खाली था। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मुझे एक भारीपन महसूस हुआ।
ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे पीछे की तरफ खींच रहा हो। राजेश, मैं आ रहा हूं, मैंने खुद को हिम्मत देने के लिए जोर से कहा, पर मेरी आवाज खाली कॉरिडोर में टकराकर वापस मेरे पास ही आ गई। तीसरी मंजिल की ओर जाते हुए मुझे महसूस हुआ कि हर सीढ़ी के साथ हवा और भी भारी होती जा रही थी। बल्ब टिमटिमा रहे थे। जब मैं राजेश के कमरे के सामने पहुंचा तो जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। राजेश के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। अगर ताला बाहर से बंद था तो राजेश अंदर कैसे हो सकता था, और अगर वह अंदर था तो उसने बाहर से ताला कैसे लगाया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या वह सच में अंदर था या वह कॉल कहीं और से आया था। राजेश के कमरे के बाहर लटका वह भारी पीतल का ताला देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग एक साथ कई दिशाओं में दौड़ रहा था। अगर राजेश अंदर है और मुसीबत में है तो ताला बाहर से क्यों लगा है। क्या उसे किसी ने अंदर बंद कर दिया है, या फिर वह कॉल ही एक छलावा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि गलियारे के दूसरे छोर पर टपकते हुए एक नल की आवाज भी मेरे कानों में धमाके जैसी लग रही थी। हॉस्टल की पीली रोशनी बार बार झपझपा रही थी, जिससे दीवारों पर बनी मेरी अपनी परछाई किसी लंबे भयानक साए जैसी दिखने लगी। राजेश भाई, मजाक मत कर। अगर तू अंदर है तो आवाज दे। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को जोर जोर से पीटा। भीतर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना फोन निकाला और फिर से राजेश का नंबर डायल किया। गलियारे में सिग्नल कम थे, लेकिन घंटी जाने लगी। अचानक कमरे के ठीक अंदर से उसके फोन की रिंगटोन गूंज उठी। वही पुरानी धुन जिसे हम अक्सर मजाक में सुना करते थे, लेकिन इस सन्नाटे में वह धुन किसी अंतिम विदाई के संगीत जैसी डरावनी लग रही थी। अंदर फोन बजता रहा, पर किसी ने उठाया नहीं। ताज्जुब की बात यह थी कि फोन कटने के बाद भी उस धुन की गूंज कमरे के भीतर से आती रही, जैसे कोई उसे गुनगुना रहा हो। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। वह आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैं झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबी खाली गैलरी और टिमटिमाती लाइटें। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वह फट न जाए। कौन है, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज में सिर्फ डर था, हिम्मत नहीं। मैंने नीचे की ओर दौड़ना शुरू किया। सीढ़ियां उतरते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई और भी दौड़ रहा है। जब मैं रुकता तो वह आवाज भी रुक जाती। जब मैं भागता तो जूतों की एक और जोड़ी के भागने की आवाज गलियारे में गूंजती। मैं पागलों की तरह भागते हुए हॉस्टल के मुख्य द्वार तक पहुंचा और सीधे उस मैदान की तरफ भागा जहां फिल्म चल रही थी। मैदान की रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। मैं हाफते हुए अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पसीना पोंछा और अपने आसपास देखा। सब कुछ वैसा ही था। सैकड़ों छात्र पर्दे की ओर देख रहे थे, लेकिन अब मुझे एक अजीब बात खटकने लगी। इतनी ठंड में भी किसी को छींक तक नहीं आ रही थी। कोई हिल नहीं रहा था। किसी के हाथ में रखा चिप्स का पैकेट भी नहीं फड़फड़ा रहा था। वे सब बस एकटक पर्दे की ओर देख रहे थे, जहां फिल्म के दृश्य अब धुंधले और अजीब होने लगे थे। मैंने अपने बगल में बैठे लड़के का कंधा हिलाया। भाई सुनो, एक अजीब बात हो गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने उसे फिर से हिलाया तो वह धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी गर्दन से एक अजीब सी कड़क की आवाज आई, जैसे पुरानी सूखी लकड़ियां टूट रही हो। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। क्या हुआ? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, जो किसी टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर जैसी लग रही थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। मैंने फिर से राजेश का नंबर मिलाया। मुझे यकीन करना था कि जो मैंने देखा वह सच है या नहीं। इस बार फोन उठ गया। राजेश की आवाज आई, किरण तू भाग क्यों गया? मैं देख रहा था तुझे। तू दरवाजे तक आया और फिर भाग गया। वापस आ जा भाई, दरवाजा खुल गया है। उसकी आवाज में इस बार एक अजीब सा लालच था, जैसे वह मुझे वहां बुलाने के लिए तड़प रहा हो। मैंने जवाब देते हुए कहा, राजेश तू झूठ बोल रहा है। ताला बाहर से लगा था। तू बाहर कैसे आया? और तेरी आवाज को क्या हुआ है? राजेश बोला, ताले तो कमजोरों के लिए होते हैं।
किरण मैं तो अंदर ही हूँ, आजा देख मैंने तेरे लिए कुछ रखा है। तभी कॉल के पीछे से एक और आवाज आए, एक भारी चीज को जमीन पर घिसटने की आवाज, और फिर एक ठंडी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। न जाने क्यों, डर के बावजूद मेरे मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। क्या मेरा दोस्त सच में खतरे में था? क्या वह कोई और था जो उसे नुकसान पहुंचा रहा था? मैंने सोचा कि शायद कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और वापस हॉस्टल की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मैंने मैदान से एक लोहे की रॉड उठा ली जो वहां टेंट के काम के लिए पड़ी थी। जैसे ही मैं फिर से हॉस्टल की सीढ़ियों पर चढ़ा, लाइटें पूरी तरह बुझ गईं। अब सिर्फ मेरे फोन की टॉर्च ही मेरा एकमात्र सहारा थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मेरा दम घुटने लगा। कमरा नंबर 308 के सामने पहुंचकर मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। ताला गायब था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। हवा का एक झोंका अंदर से आया, जिसमें सड़न और पुरानी मिट्टी जैसी बदबू थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। भीतर बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की से आती हुई चांद की धुंधली रोशनी फर्श पर एक लंबी परछाई बना रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। राजेश। मैंने अपनी रॉड कसकर पकड़ी। वह आदमी धीरे धीरे मुड़ने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख गले में ही फंस गई। वह राजेश ही था, लेकिन उसके चेहरे पर मांस की जगह नीली नसें उभर आई थीं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से काला गाढ़ा तरल पदार्थ टपक रहा था। उसने अपना हाथ उठाया, जिसमें उसका मोबाइल फोन था। फोन की स्क्रीन पर मेरा ही नाम चमक रहा था, किरण कॉलिंग। उसने अपना जबड़ा खोला और वही बूढ़ी, भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए? उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज किसी बम धमाके जैसी थी। कमरे के अंदर का तापमान इतना गिर चुका था कि मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर जमी हुई थी जो राजेश जैसी दिखती थी, लेकिन उसका अस्तित्व किसी और ही दुनिया का लग रहा था। राजेश, ये क्या मजाक है? तू ऐसा क्यों दिख रहा है? मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ रही थी। वह आकृति कुर्सी से उठी। उसके उठने का तरीका इंसानी नहीं था। उसकी हड्डियां कड़कड़ा रही थी, जैसे कोई पुराना पेड़ टूट रहा हो। उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वह फर्श पर घिसटता हुआ आ रहा था। वही घसीटने की आवाज जो मैंने कॉल पर सुनी थी, अब साक्षात मेरे सामने थी। उसने अपना हाथ फैलाया। उसके नाखून काले और नुकीले हो चुके थे। किरण, तूने कॉल उठाया, अब तुझे कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने अपनी लोहे की रॉड जोर से घुमाई, पर वह हवा में ही रुक गई। किसी अदृश्य ताकत ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। झटके के साथ मुझे दीवार की तरफ फेंक दिया गया। मेरा सिर दीवार से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा अब खुला था। लेकिन बाहर गलियारा वैसा नहीं था जैसा मैं छोड़कर आया था। गलियारे की दीवारें अब गीली और काली थीं, जैसे उन पर हजारों सालों की काई जमी हो। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। मदद, कोई है? मैं चिल्लाया। तभी सीढ़ियों की तरफ से टॉर्च की एक रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कोई छात्र या वॉचमैन होगा। वह वार्डन थे। वार्डन सर, देखिए राजेश के कमरे में क्या है। वह कुछ और ही बन गया है। मैं उनकी तरफ भागा। वार्डन अपनी जगह स्थिर खड़े थे। उनकी टॉर्च की रोशनी सीधे मेरी आंखों पर थी। वे कुछ नहीं बोले। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी त्वचा कागज की तरह सफेद और झुर्रियों वाली थी। किरण, वार्डन ने धीमी आवाज में कहा, तुमने नियम तोड़ा है। फिल्म अभी खत्म नहीं हुई थी। तुम मैदान छोड़कर क्यों आए? सर, राजेश का कॉल आया था, वह खतरे में था। मैंने सफाई देने की कोशिश की। वार्डन ने अपनी टॉर्च नीचे की। रोशनी में उनके पैर दिखे। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरा दिल डूब गया। वार्डन, हॉस्टल, फिल्म, सब कुछ एक जाल था। आप कौन है? वार्डन की आंखों में एक क्रूर चमक आई। हम इस जगह के रखवाले हैं। जो यहाँ आता है वही यहीं का होकर रह जाता है। राजेश तो बस एक जरिया था तुम्हें बुलाने का। काल ने तुम्हें चुन लिया है।
मैं बिना कुछ सोचे समझे वार्डन के बगल से निकला और नीचे की ओर भागा। मेरा एकमात्र लक्ष्य था उस भीड़ तक पहुंचना जहां बाकी छात्र थे। मुझे लगा कि शायद हजारों लड़कों के बीच ये चीजें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं भागते हुए वापस कॉलेज ग्राउंड पहुंचा। फिल्म अभी भी चल रही थी। स्क्रीन पर अब कोई कहानी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक जलता हुआ शमशान दिख रहा था। मैं हाफते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा। सुनो, भागो यहाँ से, हॉस्टल में कुछ बहुत बुरा है। मैंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं हिला। मैंने अपने सामने वाले लड़के का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जैसे ही वह मुड़ा, मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ सादे मांस की एक परत थी, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। मैंने दूसरे लड़के को देखा, फिर तीसरे को। उस पूरे मैदान में बैठे हजारों लड़कों के चेहरे गायब थे। वे सब सिर्फ पुतले थे, मिट्टी और मांस के ढेर, जो उस खौफनाक फिल्म को देख रहे थे। तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही कॉल, राजेश। मैंने कांपते हाथों से फोन कान पर लगाया। राजेश की आवाज थी, पीछे मत मुड़ना किरण, वे सब तुम्हें देख रहे हैं। मैंने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया। मैदान के चारों ओर अंधेरे पेड़ों के पीछे से हजारों सफेद आंखें चमक रही थीं। वे सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें वार्डन था, वह राजेश जैसी दिखने वाली आकृति थी, और न जाने क्या क्या। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कुर्सी से बंधा हुआ हूँ। मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। जमीन से काली परछाइयां निकलकर मेरे शरीर को जकड़ रही थीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं सो रहा हूँ, ये एक सपना है, मैं चिल्लाया। तभी स्क्रीन से एक हाथ बाहर निकला, एक विशाल काला हाथ जिसने पूरे मैदान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। वातावरण में एक मंत्र गूंजने लगा, जो किसी प्राचीन भाषा में था। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर खींची जा रही है। तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वह एक छोटा सा सिक्का था जो मेरी माँ ने मुझे हॉस्टल आते समय दिया था। एक रक्षा कवच। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ हिलाया और उस सिक्के को जमीन पर पटक दिया। एक तेज धमाका हुआ और पूरी स्क्रीन सफेद रोशनी से भर गई। सफेद रोशनी के उस धमाके ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया था। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ठहर गया हो। जब मेरी आंखों के सामने से वह धुंध छंटी, तो न वहां मैदान था, न वो बिना चेहरे वाले छात्र, और न ही वो विशाल काला हाथ। मैं वापस उसी अंधेरे और सीलन भरे गलियारे में खड़ा था, राजेश के कमरे के ठीक बाहर। हॉस्टल की लाइटें अब शांत थीं, पर वातावरण में अभी भी उस सड़न की गंध बाकी थी। मेरे हाथ में मां का दिया हुआ वो सिक्का तप रहा था, जैसे उसने अभी अभी किसी बहुत बड़ी ऊर्जा को सोखा हो। तभी राजेश के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई रोशनी नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कदम अंदर रखा। इस बार वहां कोई आकृति नहीं थी, कोई सफेद आंखों वाला साया नहीं था। वहां सिर्फ राजेश का सामान बिखरा पड़ा था। तभी कोने में रखे एक पुराने आईने पर मेरी नजर पड़ी। आईने के ऊपर धूल से कुछ लिखा था, कॉल का जवाब मिल गया। उसी पल मेरा फोन फिर से बजा। मैं डर के मारे उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर मेरे हाथ रुक गए। माँ बोली, किरण बेटा तू ठीक है ना? मुझे बहुत बुरा सपना आया। मुझे लगा तू किसी गहरे अंधेरे में फंस गया है। मैंने आगे से जवाब देते हुए कहा, माँ यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। राजेश यहाँ नहीं है, पर उसका फोन आ रहा है। माँ बोली, बेटा हिम्मत मत हार, जो सिक्का मैंने तुझे दिया था उसे अपने पास ही रखना। भाग वहां से। कॉल अचानक कट गया और फोन की बैटरी 0% होकर बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। तभी कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा आई और मेरी नजर अलमारी के पीछे बने दीवार के छेद पर पड़ी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी को खिसकाया। वहां दीवार में एक छोटा सा छेद था, जिसके अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, आज रात प्रयोग का अंतिम चरण है। हमने इन छात्रों को यहाँ केवल शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति, काल की बलि के लिए बुलाया है। हर 10 साल में, जब चांद बादलों में आधा छिपता है, हमें एक ऐसा छात्र चाहिए होता है जो खुद चलकर मौत के करीब आए। अगला नाम मेरा था डायरी में। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कॉल कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था। राजेश को घर भेज दिया गया था ताकि उसकी जगह कोई बहरूपिया मुझे बुला सके।
वे चाहते थे कि मैं स्वेच्छा से उस कमरे में आऊं, क्योंकि बिना मर्जी के दी गई बलि स्वीकार नहीं होती। तभी कमरे की दीवारें पिघलने लगी। वार्डन, वो बिना चेहरे वाले छात्र और वह नकली राजेश फिर से प्रकट होने लगे। वे सब एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। समय पूरा हुआ किरण, वार्डन ने कहा, जिसकी आवाज अब हजारों चीखों के मिश्रण जैसी थी। तुम्हारी आत्मा अब हमारी होगी। मैंने वो सिक्का कसकर पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे याद आया कि माँ ने कहा था कि डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम सच नहीं हो, मैं चिल्लाया। ये सब एक छलावा है। मेरा डर ही तुम्हें अस्तित्व दे रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन सुखद पलों को याद करने लगा जो मैंने घर पर बिताए थे। माँ का प्यार, दोस्तों के साथ वो क्रिकेट के मैच, वो हंसी मजाक। जैसे जैसे मेरी यादें मजबूत हुई, मेरे चारों ओर का खौफनाक शोर कम होने लगा। एक तेज चीख गूंजी, जैसे हजारों रूहें एक साथ तड़प रही हो। और फिर सन्नाटा छा गया। जब मैंने आंखें खोली तो सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं राजेश के कमरे के फर्श पर लेटा हुआ था। कमरा बिल्कुल साफ था। ताला बाहर से वैसे ही लगा था जैसे पहले था। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे की तरफ भागा। मैदान में गया, जहां अब टेंट उखाड़े जा रहे थे। लड़के अपनी कुर्सियां उठा रहे थे और रात की फिल्म के बारे में बातें कर रहे थे। किरण, कहाँ था तू भाई? रात को फिल्म शुरू होते ही तू गायब हो गया। हमें लगा तू अपने कमरे में जाकर सो गया, मेरे एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। क्या तुम लोगों ने फिल्म देखी? वहां कुछ अजीब नहीं था? मैंने पूछा। अजीब नहीं तो, बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म थी, सब लोग बहुत हंसे, उसने जवाब दिया। मेरा सिर घूमने लगा। क्या वह सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था? मैं भागते हुए हॉस्टल के गेट पर गया, जहां राजेश अभी अभी ऑटो से उतर रहा था। किरण, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी घर से आ रहा हूँ, रात को पेट दर्द के कारण रुक गया था। तूने रात को मुझे फोन किया था क्या? मेरा फोन तो घर पर स्विच ऑफ था, राजेश ने सामान्य भाव से कहा। मैंने राहत की सांस ली। हाँ भाई, बस ऐसे ही किया था। तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बहुत डरा हुआ लग रहा है। और ये तेरे हाथ में क्या है? राजेश ने मेरे हाथ की ओर इशारा किया। मैंने अपना हाथ खोला। मेरे हाथ में वह सिक्का था, जो अब पूरी तरह से काला पड़ चुका था। और जैसे ही मैंने अपना फोन ऑन किया, उसमें एक नया मैसेज आया था। मैसेज किसी नंबर से नहीं था, उस पर लिखा था, जवाब देने के लिए शुक्रिया, अगली बार हम फिर मिलेंगे। उसी वक्त हॉस्टल के वार्डन मेरे पास से गुजरे। वे रुके, मेरी तरफ देखकर एक रहस्यमय मुस्कान दी और धीरे से अपनी गर्दन झुकाई। उनकी आंखों में वही सफेद चमक थी जो मैंने उस रात देखी थी। आज भी जब मेरा फोन किसी अनजान नंबर से बजता है, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि मुझे पता है, हॉस्टल की उन दीवारों के पीछे आज भी कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो हम नहीं देखते वो हमारे सबसे करीब होता है।